नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ और आप कह सकते हैं कि रिसर्चर भी हूँ। अब ये रिसर्चर कैसे मैं बन गया, मेरे को खुद ही मालूम नहीं है। अब और रिसर्चर मतलब अभी अपने मुंह से तारीफ तो नहीं करना चाहिए। मतलब आम रिसर्चर भी नहीं। अब ये मैं अब 2025 चल रहा है ना अभी, 2023 और 2024 में हर साल एक लिस्ट निकलता है वर्ल्ड के टॉप रिसर्चर्स के। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी निकालता है लिस्ट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट निकालता है कि आपने जो भी रिसर्च आप आजकल पब्लिश करते हो, रिसर्च ओवर द ईयर आपके साइंटिफिक जर्नल्स में, ये सब के फिर दूसरे लोग उस रिसर्च को साइट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और उसका फिर एक मैट्रिक्स बनता है, आपको कितने बार साइट किया, आपको रिसर्च से कितना। तो उसके ऊपर मैट्रिक्स बन के वो रैंकिंग करते हैं वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं। तो 2023 और को टॉप 2% रिसर्चर्स का लिस्ट निकालता है वो। वर्ल्ड के जो टॉप 2% रिसर्चर्स हैं पूरे ग्लोबली, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट निकालता है। जॉन यर्नेट्स ये करते हैं, इसके लिस्ट निकालते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। तो मेरा नाम टॉप 2% में 2023 में आ गया। सबसे ज़्यादा मेरे को ये हुआ कि मैंने किया क्या, अचानक क्या क्या हो गया। और फिर 2024 को भी मेरा नाम टॉप 2% रिसर्चर्स में था है। और अभी 2025 को मैं हैट्रिक में हूँ, पता नहीं। तो मेरे को अभी तो समझ में नहीं आया कि उसके बाद क्या है। काफ़ी ये हो गया, सब लोग काफ़ी तारीफ करने लगे मेरे। और मेरे को काफ़ी थोड़ा बहुत तो मैं लेता था रिसर्च कैसे करना है, मेरा जो एज अ एकेडमिशियन, एज अ प्रोफेसर इन अ मेडिकल कॉलेज। फिर बाकी कॉलेज भी बुलाते थे, रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप वगैरह में मैं लेता था, भाग लेता था। पर ये जो टॉप 2% में जब आया तो मेरे को बहुत इनविटेशन आने लगे कि भाई आप आओ, हमारे बच्चों को रिसर्च सिखाओ। अभी मैं बहुत हैरान हो गया कि मैं क्या कर दिया, मेरे को कौन सा ऐसा गुरु मंत्र आता है। अभी कल भी मेरे को एक जगह जाना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर लेक्चर देना है कि रिसर्च कैसे करना है। और परसों भी जाना है, परसों भी बहुत बड़े इसमें मेरे को बुलाया है। तो मैं वही सोच रहा था कि मैं कैसे रिसर्च करना क्या है, रिसर्च क्या है, पहले तो हमको मालूम होना चाहिए रिसर्च क्या है। और मैं एक इसका किताब पढ़ा था मैं। ये एक तालिब मेरे बहुत फेवरेट ऑथर होते थे, जो ब्लैक स्वॉन लिखा है, नसीम तालिब। ये नसीम तालिब मेरे फेवरेट ये होते थे, ऑथर होते थे। अभी नहीं है, मैं वजह बताता हूँ। ये ब्लैक स्वॉन लिखा था। इन्होंने कहा था कि ऑब्जर्वेशन से आप कंप्लीट नहीं होता है। आप ऑब्जर्व करते हो और 1000 ऑब्जर्वेशन में भी अगर आपका बतख देखते हो, सोन सब सफेद दिखते हैं। और एक आप लोग बड़े बड़े सब सोचते थे सब बतख वाइट होते हैं, पर सब ऑस्ट्रेलिया में काले बतख नजर आया। तो एक काला बतख नजर आ गया तो वो ब्लैक स्वॉन। आपके जो आपके प्रिडिक्शंस जो होते हैं गलत कैसे जाएंगे कि आपने बहुत देखा है फिर भी आप सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी रहता है साइंस में या आपके ऑब्जर्वेशन में। तो ब्लैक स्वॉन उसने ये उन्होंने ब्लैक स्वॉन नाम दिया था कि कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जिससे कि आप कभी सोच भी नहीं सकता था ह्यूमैनिटी, और सरप्राइज, सबको सरप्राइज में ले ले। और मैं आपको बताया कि ये मेरे फेवरेट ऑथर थे। और मेरे फेवरेट ऑथर अभी लिस्ट से मैंने इनका नाम काट दिया है। और मैंने पूरे इनके कलेक्शन खरीद लिए थे जितने ने लिखे थे, मैं इतना इनका ये करता था। और ये क्यों मैंने इनको नाम निकाल दिया है ब्लैक स्वॉन इवेंट से, क्योंकि ये मतलब फेवरेट लिस्ट से कि इन्होंने महामारी के टाइम सब इनका रीडिंग गलत था। ये कोविड पैंडेमिक में इन्होंने ब्लैक स्वॉन इवेंट कर दिया। और शुरू शुरू में ये बता रहे थे कि ये लॉकडाउन वगैरह को सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि ये ब्लैक स्वॉन इवेंट है, ये है।
और ये सपोर्ट कर रहे थे। उधर वाले लोगों को मालूम नहीं है कि बीमारी क्या होता है। एक्चुअली ये डॉक्टर नहीं है, पर ये ब्लैक सॉन इवेंट को सपोर्ट कर रहे थे। और इनका और जॉन यूनिट्स है जो कि लॉकडाउन के खिलाफ थे, जो जिन्होंने ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का लिस्ट जो निकालते हैं, वो उन्होंने पूरा डेटा एनालाइज किया था, एक्चुअल डेटा एनालाइज किया था। उससे बोला था कि ये महामारी इतना ज़्यादा भी ये नहीं है, पैनिक नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा भी सीरियस नहीं है जितना कि इनिशियल लगा था लोगों को। इन्फ्लेटेड मोर्टेलिटी मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए थे नील फर्गूसन, वो सब मिसगाइड हो गए थे। पर ये इसमें पीछे रह गए। क्या नाम है इनका, नसीम निकोलस तालेब। तो ये पीछे रह गए, ये भी धोखा खा गए। तब से मेरे को ये थोड़े इनका, मेरा रैंकिंग कम हो गया अपने अच्छे ऑथर या अच्छे लॉजिकल थिंकर्स में। ये काफी इनका काफी अच्छे लिखे हैं ऐसे। काफी मैं अभी भी तारीफ करूंगा, कुछ कुछ लेख इनके बहुत ही अच्छे हैं, कुछ कुछ थॉट्स बहुत ही ओरिजिनल है। ये करीब स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट थे ये, फिर ये प्रोफेसर भी रहे कॉलेज में, फिर छोड़ दिया उन्होंने, उनको लगा कि ये सब बकवास है, प्रोफेसर ही एकेडमिक सब थियोरेटिकल नॉलेज तो। और ये काफ़ी ऐसे बोलते हैं विदाउट कोई एकदम सीधा अपना राय देते हैं, विदाउट एनी क्या कहते हैं उसको, मीठे बोल में नहीं बोलते हैं, सीधा बोलते हैं कि तो इनका मैंने एक लेख, बहुत सारे किताब है इनमें, अभी कौन से किताब में है, क्योंकि जब महामारी के बाद मेरा भक्ति कम हो गया इनसे। कोई भी किसी का भी अंधभक्त नहीं होना चाहिए, तो मेरा अंधभक्ति कम हो गया इनका। तो मैं अभी पूरे किताब में से एक मैंने इनका लेख पढ़ा था बहुत पहले। उसका लेख का टाइटल क्या था कि टीचिंग बर्ड्स हाउ टू फ्लाई। चिड़िया को उड़ना कोई सिखाता है क्या? चिड़िया को उड़ना कोई सिखाता? वो कहते हैं कि चिड़िया को घोंसले में रहता है जब, और अपने आप वो छोड़ देती है उसकी माँ, और अपने आप उड़ना सीख जाता है। तो बोला पर ह्यूमन नेचर भी कई चीजें वो खुद ही सीखता है, पर जो इसीलिए मैं बोला ना, वो कॉलेज के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ही छोड़ दिया। वो कहते हैं कि प्रोफेसर लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि सब कुछ वही सिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। वो ये नहीं समझते हैं कि स्टूडेंट्स अपने आप सीख जाएगा कई चीज, और ज़्यादा अच्छा सीखेगा अगर कोई सिखा रहा है। तो बोला पर अगर ये प्रोफेसर का बस चले, कॉलेज के जो प्रोफेसर है, एकेडमिक्स है, यूनिवर्सिटी, उनका बस चले, तो वो चिड़िया के लोगों के लिए भी एक सिलेबस बना देगा, और सब चिड़िया को क्लास में बिठाने की कोशिश करेगा। और वो प्रोफेसर साहब ब्लैक बोर्ड में इक्वेशन बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, विंड डायरेक्शन बनाएंगे, ग्रेविटी बनाएंगे, चिड़िया को बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉडल बना देंगे कि कैसे चिड़िया उड़ सकता है। और चिड़िया अपने आप उड़ के चला जाएगा, प्रोफेसर। और वो प्रोफेसर लोग क्लेम करेंगे कि देखो मैंने सिखा दिया है। पर एक्चुअल लाइफ इसमें क्या होता है, एक्चुअल इसमें आप चिड़िया को तो बिठा नहीं सकते हो, इसलिए आप स्टूडेंट्स को बिठा देते हो, और आप कुछ भी सिखाते हो, कुछ भी ये करते हो, और फिर स्टूडेंट सीखे नहीं, फिर आप कहते हैं कि मैंने इसको सिखाया है। तो चलिए, ये कभी कभी एक्सट्रीम चले जाते हैं, पर ये इनका आइडिया ये है कि कुदरती जो ये है, बायोलॉजिकल क्रीचर्स है, चीजें है, सब अपने आप कुदरत भेजता है उनको क्वालिटी देके। और हम ह्यूमन बीइंग ही है जो एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं। हम उसका क्रिएटिविटी कर्व करते हैं उसको, वो खुद जो करेगा हम उसके एक हायरार्की बना के, एकेडमिक भी हायरार्की में हम उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। तो जब ठीक है बात जो, पर जब मैं रिसर्च, मेरे को लोगों ने रिसर्च सिखाने बोला है रिसर्च में, तब मेरे को लगा कि ये तो ऐसे ही बात कर रहा है कि चिड़िया को उड़ना सिखाओ। तो अब मेरे को तो जाना पड़ता है, मेरे को तो प्रोफेसर हूँ मैं, तो बच्चे को बोलना पड़ता है। पर मैं ऐसे ही चालू करता हूँ, उनको मैं यही बताता हूँ, देखो आप लोग को सबको रिसर्च, फिर मैं सवाल करता हूँ कि आप रिसर्च का डेफिनेशन बताइए, शोध का डेफिनेशन, रिसर्च किसको कहते हैं। उल्टे से वो जितने पढ़े लिखे हैं ना, किताबी ये बताते हैं रिसर्च है डेटा कलेक्शन, ये करेक्शन, उसको फिर ऐसे करना ऐसे करना वगैरह। मैं सिंपल पूछता हूँ कि आप, दो चीज होते हैं रिसर्च में। फिर मैं पूछता हूँ कि रिसर्च आपने कब चालू किया। वो बोलते हैं मैं जब थीसिस कर रहा था या पीएचडी कर रहा था, या
प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मैंने बोला सब गलत बोल रहे हैं। रिसर्च का मैं फिर से डेफिनेशन भी कोई ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, गोल मटोल बता रहे हैं। मैं बोला रिसर्च में खाली दो चीज होता है, पहला होता है ऑब्जर्वेशन, देखना, कोई दुनिया को चारों तरफ देखना, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन सबसे फर्स्ट होता है, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। दूसरा होता है आप उसको नाप तौल करो, मेजरमेंट। इसके आगे कोई रिसर्च नहीं। हम जो एम्पेरिकल रिसर्च करते हैं, मेडिकल रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, और कुछ नहीं करना है। फिर मैं पूछता आप बताओ आपने कब रिसर्च चालू, कोई कुछ नहीं बता पाता। मैं बोलता देखिए सबसे अच्छा ऑब्जर्व कौन करता है, न्यू बॉर्न, जब बच्चा नया नया नवजात शिशु होता है, थोड़ा बड़ा होता है, चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग उसका ऑब्जर्वेशन है। उसका माइंड ब्लैंक है पर उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो ऑब्जर्वेशन से वो पैटर्न देखता है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, देखता है उसकी अम्मा आई है, एक लाइट का स्विच को ऐसे किया, लाइट जल गया। एक बार ऑब्जर्व किया, दो बार ऑब्जर्व किया, तीन बार, फिर अपने मन में रिसर्च चालू कर देता है। रिसर्च यही है कि इसको, ये स्विच है, इससे ये दवाई है और ये इलाज है, लाइट आ जाता है, ये ऑन किया ये लाइट आया, ये। तो उसको वो एक कॉज इफेक्ट, एक अपना थ्योरी बना लेता है बिगर किसी नॉलेज के। और थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, अकेला घर में रहता है, तो वो स्विच को खुद जलता है और बहुत खुश हो जाता है। तो सबसे पहला उसने एक्सपेरिमेंट किया। हम एक्सपेरिमेंट में कहते हैं अपनी तरफ से, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम दवाई देते हैं, फिर असर देखते हैं। तो उसने अब सबसे पहला रिसर्च उसने कर दिया। ही इज अ बॉर्न रिसर्चर, हम सब पैदा हुए रिसर्चर। फिर क्या है, आंटी के घर जाता है बाजू में, उधर भी ट्राई करता लाइट के स्विच से, तो वो मतलब एक्सटर्नल भी देख रहा है दूसरे और रिपीट कर रहा है अपना एक्सपेरिमेंट। हम भी ऐसे ही करते हैं, आज के तारीख में भी हम ऐसे करते हैं। और मेजरमेंट, अगर वो मेजरमेंट का फिर वो थोड़ा और ये आते हैं उसके, वो क्वांटिफाई कर सकता है। फिर एक दिन क्या होता है, स्विच जलाता है, लाइट नहीं जलता है, तो कंफ्यूज हो जाता है। क्यों कंफ्यूज हो जाता है, उसको मालूम नहीं रहता कि इलेक्ट्रिसिटी बोल के भी कोई उसका नॉलेज पूरा नहीं है, कंफ्यूज हो जाता है। हमारे भी रिसर्चर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, 10 मरीजों में काम करता है, एक में काम नहीं करता है। अब वो क्योंकि हमको पूरे बॉडी का अंदर का पता नहीं है, वेरिएशंस बहुत होते हैं। उसके लिए फिर और रिसर्च करना पड़ता है, अदर फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। मैंने बोला मेथड आप सीख के आते हो, कुदरती सीख के आते हो। और सबसे बड़ा बैरियर क्या है रिसर्च, रिसर्च का सबसे बड़ा बैरियर है आप नॉलेज, सेकेंड हैंड नॉलेज पर्टिकुलरली। तो आपका रिसर्च फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ लाइफ में आप रिसर्चर रहते हो, आप इधर रहते हो, आप फिर सवाल पूछना है। रिसर्च में दूसरा क्या होता है, सवाल पूछो, सवाल पूछो। तो आपका वो क्रिएटिविटी होता है, सवाल फर्स्ट रिसर्च क्वेश्चन। आप बच्चा कितना सवाल पूछता है, क्योंकि वो रिसर्च कर रहा है, इज अ बॉर्न रिसर्चर, और उसको हम दबा देते हैं, चुप रहो। फिर उसका रिसर्च कैरियर खत्म कब होता है, जब वो स्कूल जाता है। वो स्कूल जाता है, उसको सेकंड हैंड नॉलेज दिया जाता है और बोला जाता है जो टीचर ने बोल दिया फाइनल है, जो आपका किताब में दिया है वो फाइनल है। काय को सवाल कर रहे हो, डांट पड़ता है। धीरे 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 बच्चा सवाल पूछना बंद करता है, ये जो किताब में है वही घोटता है। तो उसको फिर क्रिएटिविटी कहाँ रहेगा, उसका रिसर्च तो ऑटोमेशन बन गया उसमें, और एआई में कुछ फर्क नहीं है। अभी बड़ी बड़ी बातें हम एआई की कर रहे हैं। एआई में फीड करते हो आप जो, वही एआई वही निकालता है। तो बच्चे को जो फीड कर रहे हो आप उसको ऑटोमेटेड, उसका क्रिएटिविटी तो आप किल कर रहे हो। और सबसे दुख की बात है कि जो बच्चा जितना रिपीट करेगा सेकेंड हैंड नॉलेज, उसको नंबर उतने ज्यादा मिलेंगे, तो टॉप में आएगा, वो पूरे नीट वीट में टॉप में आएगा, और वो डॉक्टर बनेगा, और वो रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, फिर WHO के गाइडलाइन रिपीट करेगा, टेक्स्ट बुक के गाइड। क्रिटिकल थिंकिंग तो खत्म, तो रिसर्च कहाँ से करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म। और अभी तो और ज्यादा है। हमारे टाइम तो ऐसे हंस खेल के जाते, स्कूल में पढ़ते थे, फिर बरसा पटकते थे और फिर ऐसे इधर उधर खेलते थे, सीरियसली। और अभी क्या है, बस्ता पटक के उसको कोचिंग क्लास में जाना है, स्कूल खत्म होता है 5 घंटा, फिर कोचिंग क्लास जाता है, उधर भी सब सेकेंड हैंड मटेरियल है। तो रिसर्च कहाँ से आएगा भाई। हाई स्कूल में 99% नंबर लाते सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे लाते हैं। हमारे टाइम 60% आने से हमको हाई सेकंड डिवीजन आने से खुश हो जाते थे, सेकंड डिवीजन आ गया। 60% आने से तो पेरेंट्स को बिरगी आ जाती थी, क्या हो गया। आजकल तो 80% आने से भी डिप्रेशन में जाते पेरेंट्स। 99% लाना है, जो कि रिप्रोड्यूस करना है, किताब में जो भी दिया है, तो पतला किताब दे रहा हूँ, बड़े मोटे मोटे किताब रहते हैं आजकल।
फिर कोचिंग क्लासेज और गाइड बुक, और वो 99% उसको समझ में नहीं आता बच्चा बोल क्या रहा है क्या, पर लिख के सब आंसर करेक्ट, और उसका क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ है, ओरिजिनल थिंकिंग किधर है। तो ये रिसर्च हम कैसे सिखाएं? हमने कैसे किया रिसर्च, हम भी बहुत ऐसा कई। और फिर क्या बात क्या होता है अभी, जैसे जो नए हेल्थ सेक्रेटरी है अमेरिका में, हार्वर्ड हार्वर्ड में ग्रांट कम कर दिया रिसर्च ग्रांट, उसमें बड़ा हल्ला चल रहा है। अभी बाद में क्या है, इनका कैरियर ही बन जाता है। जो एकेडमिशियंस होते हैं ये रिसर्च पढ़ाते हैं, बोलते हैं हमने रिसर्च पढ़ा दिया, इतने हमने रिसर्चर्स ये कर दिए, सेकेंड हैंड रिसर्चर्स है वो। और हम इतिहास भी उदाहरण है, इतिहास में हमने 18 सेंचुरी में या 1754 में कभी क्या है, बीच में एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, हमारे जो शिप के जो सेलर्स होते थे वो बढ़ जाते थे विटामिन सी डेफिशिएंसी स्कर्वी से, अभी हमको पता है फ्रूट्स नहीं मिलता था। जेम्स लिंड थे, वो ऐसे ही शिप के सर्जन थे, ऐसे ही मतलब जहाँ नौकरी नहीं मिलता जहाँ में शिप में चले जाते थे शिप के। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिनको नींबू दिया, ऑरेंज दिया, उनका इमीडिएटली ठीक हो गया। उस टाइम स्कर्वी कहते थे, दांत गिर जाते थे, ये हो जाते थे, वुंड नहीं हील होते थे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो उनको कोई उन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो ब्रिटिश ये नेवी में थे, नेवल सर्जन और नेवल डॉक्टर थे वो शिप में, और उन्होंने अपना ऐसे ही ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन में बोला ना रिसर्च में कि जो सेलर्स को डिवाइड कर दिया उन्होंने, जो कि आजकल आरसीटी कहते हैं, रैंडम स्टाइल, उन्होंने ऐसे ही कर दिया बिगर किसी नॉलेज के, और वो सेलर बिल्कुल ठीक हो गए। और फिर ब्रिटिश नेवी तो पूरा दुनिया को कब्जा कर लिया, इतिहास बना दिया। अभी हम अंग्रेजी उसी के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जेम्स लिंड का इसके लिए, वो ना कोई रिसर्च में सर्वे किया था तो ज़्यादा उनको आता था। इससे भी बड़ा कहानी है इनका, चार्ल्स डार्विन का आपने नाम सुना होगा। चार्ल्स डार्विन को मेडिकल में उनके घर वाले ने भेजा था कि यार तू डॉक्टर बनेगा, उसके चाचा। वो फेल हो जाता था मेडिकल में, और उसको मेडिकल के जो क्लासेस बहुत ही बोरिंग लगते थे, वो भाग गया। वो भाग गया, वो भी जहाज में चला गया। उन जमाने में जो भी घर से भागता था जहाज में भागता था सिर्फ। वो शिप में कई सालों तक वो सेल करता रहा, अलग अलग द्वीपों में देखता रहा और ऑब्जर्व करता रहा, अपने नोट्स बनाता रहा, ऑब्जर्व करता था और उससे उसने चार्ल्स डार्विन थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन्स लॉज, वो सब बनाया उसने, और वो फेमस, आप सोच सकते हो, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन भागा हुआ, ड्रॉप आउट ऑफ मेडिकल। तो वो रिसर्चर्स थे हमारे। और भी ऐसे कई एग्जांपल्स है, एक्सीडेंट से भी कई चीजें, ऑब्जर्वेशन, आपका माइंड ये हो तो ऑब्जर्वेशन। पेनिसिलिन जो ग्रेटेस्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ, वो फ्लेमिंग ने देखा। वो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, और उसके साथ भी एक कोई उसका स्टूडेंट था, कि कुछ कल्चर गिर गया था उनका, पेनिसिलिन जो फंगस होता, और वहाँ देखा कि वहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है। तब उनका दिमाग में आया कि हो सकता है ये इनिबिट करेगा दूसरे ग्रोथ को, तो एंटीबायोटिक्स का ये हुआ। तो ऑब्जर्वेशन, अभी क्या है, अभी रिसर्च, बड़े बड़े रिसर्च ग्रांट्स बना दिए। अभी हार्वर्ड जितना ग्रांट मिलेगा उतना आपका रेटिंग ज्यादा, उतना बहुत ग्रांट लेके लोग करते हैं, बहुत ग्रांट लेके लोग करते हैं, और उनका नाम भी होता है। और रिसर्च क्या है, ग्रांट कोई कई जगह से लोग ग्रांट देते हैं। फार्मा इंडस्ट्री से ग्रांट आता है, डब्ल्यूएचओ से जो ग्रांट आते हैं वो फार्मा इंडस्ट्री, कई और ग्रांट आते हैं। और जब ग्रांट किसी से ले लो तो आपके आपका आज़ादी चला जाता है, आप ऐसे ही रिसर्च कर सकोगे जो उनके इंटरेस्ट का है। और कई बार तो आउटकम भी बताते हैं, ऐसे आउटकम होगा, नहीं तो फिर आपको अगले बार ग्रांट नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे रिसर्च में चालू हो जाते हैं। आजकल जो रिसर्च हो रहा है बहुत धक्केबाजी से हो रहा है, और इतना नीट एंड क्लीन नहीं हो रहा है। अभी ये जॉन योनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि स्टैनफोर्ड लिस्ट निकालते हैं। उन्होंने कई कुछ साल पहले लिखा था कि आज के तारीख में 50% रिसर्च को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इवन इन द टॉप जर्नल्स। इतने बड़े जर्नल्स के नाम हैं, और ये टॉप जर्नल्स को अभी रिचर्ड स्मिथ, जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एडिटर थे, उन्होंने कहा था कि ये एक्सटेंशन आर्म बन गया है फार्मा इंडस्ट्री का। अपने प्रोडक्ट प्रमोट होते हैं थ्रू दिस जर्नल, जो रिसर्च के नाम से होते हैं, और नीट एंड क्लीन रिसर्च नहीं होते। अभी मैं जैसे अपने बारे में बताया, मैं तो अभी बहुत, मेरा एज हो गया 71, तो वो कई सालों से थोड़ा 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 मैंने भी कभी कोई मेजर ग्रांट नहीं लिया। अभी लोग कहेंगे कि आप 2% में आए तो बहुत आपको भी ग्रांट मिला होगा। मैं बोला कि मेरे को तो समझ में है कैसे आ गया। मैं
आर्म फोर्सेज में नौकरी करता था, वहां पे मेरे को बहुत मौका मिला ऑब्जर्व करने का। आई मीन बिल्कुल डार्विन जैसे नहीं, मैं बहुत दिया गया, पर हमारा देश इतना डाइवर्स है। आर्म फोर्सेज का में आप नौकरी करो तो अलग अलग जगह आप जाते हो, तो जहाँ जहाँ मैं जाता था वहाँ महामारी विशेषज्ञ था, इससे मेरे को और फायदा हुआ। तो जो जो महामारी होते थे उसको मैं नोट करता था, सिंपल नोट्स बनाता था, कोई ग्रांट नहीं कुछ नहीं, इन ड्यूरिंग इन सर्विस, मतलब आपके काम अलग ग्रांट के हमारे साथ वर्कर्स होते थे, हमारे साथ उनसे डेटा कलेक्ट हो जाता था और नोट करके और उनको पब्लिश करता था। महामारी में जितने भी आउटब्रेक्स हुए वो पब्लिश किया। फिर और भी हमने ऑब्जर्वेशन किए, जो आर्मी में बहुत आपको अलग अलग जगह का, कोल्ड है, डेजर्ट है, जंगल है, मलेरिया है, ट्राइबल एरिया है, इंसर्जेंसी एरिया में भी डेटा मिल जाते हैं जो कि आम डॉक्टर को नहीं मिलता है। हाई एल्टीट्यूड के भी डेटा मिल जाते हैं जो कि आम डॉक्टर को नहीं। तो वो सब मैं जो जो मिलते थे, फिर मेरे कुछ कलीग्स थे वो उनके मेरे मदद लेते, तो उनको मैं कर करके वो हैबिट एक बन गया कि जैसे ऑब्जर्व करो और मेजर करो और उसको पब्लिश कर दो। जो कभी कभी छोटा मोटा ग्रांट लिया है, बहुत ही कम, जो कि एफएमसी में एक बार, और एक बार ये कोविड के टाइम एक ग्रांट लिया था जो कि हमको कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट से मिला था सीरो सर्वे करने के लिए। वो भी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लोग करोड़ों का ग्रांट हजम कर जाते हैं, मिलियन का ग्रांट हजम कर जाते हैं, हमने 50 लाख का ग्रांट मिला था, मैक्सिमम ग्रांट हमने 50 लाख का लिया है एक स्टडी के लिए। और तो हम वही देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमको ग्रांट नहीं मिलता, हम जैसे, आपको जो भी मैं यही एडवाइस देता हूँ जो यंग रिसर्चर्स को, कि आप ऑब्जर्व करो लाइफ लॉन्ग, और हर हर लोगों को डायरेक्ट खुद ऑब्जर्व करो। किताब एक किनारे रख दो, बेसिक नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए, उतना काफ़ी है, और कॉमन सेंस यूज करो और ऑब्जर्व करो, नोट करो, मेजर करो, और हैव करेज ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर ऑब्जर्वेशन। करेज ऑफ करेज होना चाहिए कि मैं ये अच्छे से ऑब्जर्व किया है, ईमानदारी से ऑब्जर्व किया। आजकल एक और प्रॉब्लम है कि जो रिसर्च होता है ईमानदारी से नहीं हो रहे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से हो रहे हैं, और ये ऐसे ही साइंटिस्ट ऊपर जा रहे हैं जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से, जो ईमानदारी में शॉर्टकट कर रहे हैं, ऐसे आया है, ऐसे इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है। और ऐसे भी रिसर्चर्स पकड़े गए जो दूसरे की ईमानदारी पे कर रहे हैं, वो खुद की उनकी ईमानदारी में, ऐसे भी बड़े बड़े मजेदार किस्से है रिसर्च में, क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो मैं यही कहता हूँ रिसर्चर्स को कि जो बच्चे हैं, यंग है, मैं कहता हूँ कि हैव कॉन्फिडेंस, एवरीबडी इज अ बॉर्न रिसर्चर। आप जितना भी ये आप हायर एजुकेशन करोगे, पीएचडी करोगे, तो आपका रिसर्च ओरिजिनलिटी चला जाएगा, आपका सेकेंड हैंड नॉलेज और सेकेंड हैंड आपका क्लीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, जैसे बच्चे का ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए ब्लाइंडिंग करते हैं, डबल ब्लाइंड ट्रायल करते हैं, हमको मालूम नहीं किसको दवाई दिया किसको नहीं दिया, वो एग्जैक्ट, क्योंकि हम बिल्कुल नॉलेज को अलग करते हैं। नॉलेज इज द बिगेस्ट बैरियर टू रिसर्च। एक बार रिसर्च एस्टेब्लिश हो जाए वो नॉलेज में ऐड होता है, वो एक्चुअल यूजफुल नॉलेज होता है। पर गलत तरीके से रिसर्च किया और नॉलेज भी खोट होता है, कंटेमिनेट होता है, उसमें ह्यूमैनिटी को तकलीफ हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कई चीजें ऐसे मार्केट में इतने जल्दी आ गए, बिगर अच्छे से रिसर्च नहीं किए, दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उसके भी ठीक से रिसर्च नहीं किए जा रहे हैं। कुछ लोग रिसर्च कर कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी दबाव दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें है। जो एक्चुअल रिसर्च होता है, बच्चे वाला रिसर्च होता है, इनोसेंस वाला रिसर्च होता है। बच्चे का सबसे स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है, एंड द मोस्ट इनोसेंट रहता है, उसके पास ये कोई कुबुद्धि नहीं रहती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता। तो अगर आप ऑनेस्ट रिसर्च, पर अनफॉर्चुनेटली ऑनेस्ट रिसर्चर जाएगा ही नहीं ऊपर, ऑथोरिटी बनेगा ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा, और आजकल और समस्या क्या है, प्रेशर बहुत है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये रैंकिंग, जो जितना ज़्यादा पेपर पब्लिश करो तो उसमें और रिसर्च का कचरा हो जाता है। जबरदस्ती थोड़ी होता है, जो आपको कोई देखोगे ऑब्जर्व, कोई यूनिक चीज़ देखोगे, उसमें टाइम लगता है। और अभी उसमें गिनतियों में होता है कि इतने पेपर पर, क्वालिटी पे कोई नहीं देख रहा है। तो अभी मेरे को भी थोड़ा, मैं खुद ही को लगता है कि मैं क्या बताऊंगा लोगों को रिसर्च कैसे करना, क्योंकि मैं भी अपना देखो, और पैदा हुए हो आप, जैसे चिड़िया पैदा हुई थी उड़ने के लिए, ह्यूमन माइंड पैदा हुए थे देखने के लिए, और उसको दो और दो चार करके रिसर्च करने के लिए, लॉजिक यूज करने, कॉमन सेंस वो वापिस लाओ, तभी आप रिसर्चर होंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा रिसर्चर को
जिंदगी चला जाएगा जैसे। और फटाफट फटाफट जो करेंगे, हर साल इतने पेपर, वो बहुत ऊपर जल्दी जाएंगे। तो आप एज अ आम आदमी को मालूम होना चाहिए कि क्वालिटी कैसे देखना है और ऑनेस्ट रिसर्च क्या है। और ऑनेस्ट रिसर्च को भी देख सकते हैं आप, ऑब्जर्व का वो पता चल जाता है अगर लिखा है ठीक से किया है कि नहीं, ये एक आइडिया हो जाता है कौन। और आजकल तो सबसे बड़ा क्या है, मैथमेटिकल मॉडल। वो बैठ के लैपटॉप में अपने फील्ड में जाने की भी जरूरत नहीं है, और सब उसके रिसर्च देखा है आपने महामारी में कितना ये बन गया, दुनिया बंद हो गई इतने गलत मॉडल से, कि मौतम आ जाएगा और कयामत आ जाएगा अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे। वो मैथमेटिकल मॉडल में बेस्ड थे वो। तो ये आजकल रिसर्च मैथमेटिकल मॉडल के रिसर्च होते हैं। टॉप जर्नल मैथमेटिकल मॉडल से प्रिडिक्ट कर रहा है कि इतना ये बचा दिया, इतना जान बचा दिया। सब एक्चुअल ग्राउंड में जो डेटा है वो तो बहुत इजीली देखा जा सकता है, जिसको एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो अभी बहुत रिसर्च काफी ये हो गया है, राम तेरी गंगा मैली जैसे हो गया है। तो यही आपको मेरे को देना है, क्योंकि कल मेरे को भाषण देना है रिसर्च के ऊपर। मैं सोच रहा था कि आप लोगों से भी थोड़ा बात कर लूँ, थोड़ा आपको फीडबैक मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।